हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना जो सेकंड पार्ट था चैप्टर 2 का, जिसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि चैप्टर का नाम था पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी कैपेसिटेंस के बारे में होगी। लास्ट क्लास में हमने आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था कि हम लोग एक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली एक डिवाइस है। अब आपको थोड़ा सा मैं रिलेट कराना चाहूँगा, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि रिलेशंस कितने इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। तो आपको याद होगा कि आपने क्लास 10 में एक रजिस्टर पढ़ा था, याद है नहीं याद है। और रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या थी कि रजिस्टर की प्रॉपर्टी थी कि वो रेजिस्टेंस ऑफर करता था, ये उसकी प्रॉपर्टी थी। जबकि ये कह सकते हो एक कंपोनेंट या एक डिवाइस टाइप की थी। रजिस्टर जो थी वो एक डिवाइस टाइप की थी और उसको वो जो काम करती थी वो रेजिस्टेंस ऑफर करने का करती थी, जिसका काम होता था करंट के फ्लो को रोकना। याद करिए, हल्का सा क्लास 10 में जाइए, बैकअप लीजिए अपने दिमाग का। ये अभी आप चैप्टर 3 में भी दोबारा पढ़ोगे, लेकिन हल्का सा भी आप 10th में बैकअप लीजिए तो आपको ये चीज़ याद आ जाएगी। अच्छा, यही चीज़ अगर उठाकर मैं यहाँ आ जाऊँ तो कैपेसिटेंस जो है ये एक ऐसा टर्म है जिसका रिश्ता आप रेजिस्टेंस से ले सकते हैं। देखिए, नाम में भी एक जैसे हैं, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस। मतलब ये प्रॉपर्टी है ऑफर्ड बाय अ डिवाइस। डिवाइस का नाम क्या है? तो डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। जी हाँ, डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर वर्ड जो है ये कैपेसिटी से बना हुआ है। लास्ट क्लास में आपको मैंने ये बात बताई है। वैसे ही जैसे कि रेजिस्टेंस वर्ड जो है रेजिस्ट से बना हुआ है। रेजिस्ट का भी मीनिंग आप लोग समझते हैं, और रेजिस्ट के मीनिंग से ही इसकी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस के बारे में पता चल जाता है। और कैपेसिटर का मतलब है कैपेसिटी। कैपेसिटी नाम की प्रॉपर्टी से ही ये पता चल जाता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस की, उसका क्या मतलब होता होगा। तो आपको मतलब बता देते हैं। कैपेसिटेंस या कैपेसिटर जो डिवाइस है, कैपेसिटेंस कैपेसिटर डिवाइस है, कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है और उसकी कैपेसिटी भी होती है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये अपने अंदर किसी चीज़ को स्टोर करती है। अब हम अगर सेकंड चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर स्टोर होने वाली चीज़ क्या है? फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में एक ही चीज़ है जो कहीं पर स्टोर की जा सकती है, वो है चार्ज। क्योंकि चार्ज एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, ठीक, इसलिए इसको हम लोग कहीं पर स्टोर कर सकते हैं। तो इसको जब हम किसी चीज़ पे स्टोर करते हैं तो उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर, ठीक। और उसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आपका एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन कि कैपेसिटेंस या कैपेसिटर होता क्या है। अब आइए हम लोग इसकी प्रॉपर स्टडी करते हैं और जानते हैं कि कैसे बनता है और कैसे वर्क करता है। कैपेसिटेंस जानने के लिए, कैपेसिटर पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा मैं एक सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा और ये चैप्टर आपका बहुत इजी हो जाएगा। आप थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिए कि आपके छत के ऊपर एक पानी की टंकी रखी हुई है। ये क्या है? ये पानी की टंकी है, ठीक। इतना कंसीडर, ये ध्यान में रखिए, बाकी आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। जब तक बचा हुआ पार्ट चैप्टर का चलेगा तब तक ये पानी की टंकी यहीं बनी रहेगी और इसी से हम लोग बहुत कुछ समझेंगे। कैपेसिटर के बारे में कहा जाता है कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो नॉर्मली दो क्लोजली प्लेस्ड कंडक्टर से मिलकर बनी होती है। मतलब एक कंडक्टर के पास में दूसरा कंडक्टर रख दिया जाता है। दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज आल्सो अ कंडक्टर। दोनों कंडक्टर हैं और एक कंडक्टर के पास में दूसरा कंडक्टर रखने से बनता है। मतलब ये जो डिवाइस होती है ये दो कंडक्टर जो एक दूसरे के आस-पास रखे होते हैं उनसे मिलकर बनाई जाती है। दूसरी बात, इन दोनों कंडक्टर पे मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो कहा जाता है कि पूरी डिवाइस का जो पोटेंशियल होगा वो V1 माइनस V2 होगा, जिसको नॉर्मली हम V कहते हैं। मतलब हम जब बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे पता है? हम बोलेंगे कि द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटेंस इज V, जबकि V का मतलब क्या होता है? इसके और इसके पोटेंशियल का डिफरेंस। अब सवाल ये आता है कि इसका डिफरेंस क्यों? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस पर एक चार्ज होता है Q1 और इस पर एक चार्ज होता है Q2। ये होता है प्लस का और ये होता है माइनस का। अब नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। लेकिन प्रैक्टिकली आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये Q1 और Q2 नहीं होता है, यहां पर प्लस का Q होता है और यहां पर माइनस का Q होता है। मतलब दोनों चार्जेस इक्वल होते हैं। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जो नेट चार्ज है वो Q माइनस Q है, मतलब जीरो है? नहीं,
ये स्टेटमेंट गलत है। कई बार ये चीज लिख के आती है एग्जाम्स में और कहती हैं आर यू एग्री विद द स्टेटमेंट, तो आपको बोलना है नो, हम एग्री नहीं है। क्यों एग्री नहीं है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमने जो चार्ज दिया है वो प्लस क्यू है या माइनस क्यू है, तो जो चार्ज है वो सिर्फ क्यू है। जब आपसे कोई कहेगा कि कैपेसिटर के कंडक्टर्स पर क्यू चार्ज है, तो इसका मतलब आप अपने आप समझ जाएंगे कि इधर प्लस का क्यू है, इधर माइनस का क्यू है। कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो V है, इसका मतलब ये पोटेंशियल नहीं, ये दोनों कंडक्टर पे आए हुए पोटेंशियल का डिफरेंस है। ये अंडरस्टूड सी बात है। तो ये चीज हिडन रहेगी पूरे चैप्टर में, इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, हमारा लेना देना इससे है। लेकिन जब आप इस चीज को पढ़ रहे होंगे तो आपको अपने आप समझ जाना है कि इन दोनों कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। अंदर आत्मा में अपने ये चीज ध्यान रखिएगा, बाकी लिखते और पढ़ते समय सिर्फ इसका प्रयोग होगा। और जब आपको कहा जाए कि कैपेसिटर के ऊपर क्यू कूलम का चार्ज है, तो इसका मतलब अपने आप समझ जाइएगा कि एक प्लेट पर पॉजिटिव क्यू होगा या एक कंडक्टर पर पॉजिटिव क्यू होगा और दूसरे कंडक्टर पर माइनस क्यू होगा। तो दिस इज अ डिवाइस व्हिच इज नेम्ड एज कैपेसिटर। ये इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट है, मैंने जो आपको समझाया कि किस तरीके से कैपेसिटर होता है और किस तरीके से उसको किसमें कितना चार्ज और क्या क्या वहां पर कहा जाता है। अब आइए हम एक काम करते हैं, आपको कैपेसिटर पढ़ाने के लिए दो कंडक्टर का होना जरूरी है, ये एकदम सही बात है, क्योंकि उस समय जब दो कंडक्टर एक साथ रखे होते हैं तो एक बेस्ट क्वालिटी का कंडक्टर बनके, बेस्ट क्वालिटी का कैपेसिटर बनके तैयार होता है। लेकिन अगर एक कंडक्टर भी है, ओनली वन कंडक्टर भी है, तब भी कैपेसिटर बन सकता है। भाई किसी के घर में दो पानी की टंकियां रखी हुई हैं, तब भी वो पानी की टंकियां कहलाएंगी। एक पानी की टंकी रखी है, तब भी पानी की टंकी कहलाएगी। फर्क क्या आएगा, ध्यान से सुनिए। अगर एक पानी की टंकी 900 लीटर की है, दो पानी की टंकियां रख दी जाएं तो 1800 लीटर की हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक कंडक्टर रखा जाता है तो जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, जब दो कंडक्टर रख दिए जाते हैं तो कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम लोग प्रैक्टिकली जब कभी भी यूज करते हैं तो एक साथ हम दो कंडक्टर का यूज करते हैं। और इसी तरीके से आप लोगों के घरों में भी जब कभी भी हम यूज करते हैं टंकियों को, तो देखा होगा मोर देन वन टंकियां अगल बगल एक दूसरे के रख दी जाती हैं, जिससे घर में पानी की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। जिस प्रकार से इसके ऊपर स्टोर किया जाता है चार्ज, जिस प्रकार से इस कंडक्टर के ऊपर स्टोर किया जाता है चार्ज, एकदम उसी तरीके से इस टंकी में स्टोर किया जाता है H2O, मतलब पानी इस टंकी में स्टोर किया जाता है। एकदम दोनों कॉमन है, एक दूसरे के जैसे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पे चार्ज डाला गया, उसमें पानी डाला गया। ठीक, जब आप इसमें चार्ज डालते हो तो यहां क्या होता है और जब वहां पानी डालते हो तो वहां क्या होता है। अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, दो टंकियां हैं, अगर ये आपस में कनेक्टेड हैं, थोड़ी देर के मान लेता हूं, दो टंकियां हैं, एक पतली से टंकी बना रहा हूं, पता नहीं आप लोगों को दिख रही है कि नहीं दिख रही है। लेट मी चेक। चलो थोड़ा बहुत दिख रही है इस साइड वाली। तो दो पानी की टंकियां हैं आपके पास और दूसरी पानी की टंकी, जब आप इसमें पानी डालेंगे तो श्योरली है कि दोनों में एक साथ पानी बढ़ेगा। मतलब यहां पानी अगर इतना है तो यहां भी पानी इतना होगा। ठीक है, एक साथ पानी बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये भर जाएगी फिर ये भरेगी, क्योंकि जो कनेक्शन होता है वो बॉटम से होता है। वैसे ही यहां पर भी जब हम इस पे चार्ज स्टोर करते हैं, ठीक, तो दोनों में एक साथ चार्ज बढ़ता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों नेगेटिव चार्ज आता है, आप समझदार होंगे, इंडक्शन की वजह से होता होगा, क्योंकि इंडक्शन की वजह से इस पर जो चार्ज होगा उसके अगेंस्ट इस पर चार्ज आएगा। अब इसकी हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बात करेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये देखने जा रहे हैं, हम एक पानी की टंकी, मतलब एक कंडक्टर ले लेते हैं और उसके ऊपर ये पानी की टंकी वगैरह एग्जाम में मत लिखाइएगा, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए है। दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझने के लिए है, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ जाएं। एग्जाम्स वगैरह में मत लिख के आ जाइएगा। अभी हमने कुछ दिन पहले बताया था कि पोटेंशियल जो होता है वो प्रकार की हाइट होती है, तो एग्जाम में मत लिखाइएगा पोटेंशियल एक प्रकार की हाइट होती है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, वो सब मैं आपको समझने के लिए बताता हूं। तो आइए चलिए कंडक्टर कंसीडर करते हैं। तो हेडिंग जल्दी से आप लोग डालिएगा, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर के बारे में जो ये सब बताया ये लिख लीजिए। कैपेसिटर क्या है ये मैंने आपको बता दिया। कैपेसिटर एक प्रकार का पेयर ऑफ कंडक्टर होता है। कैपेसिटर इज अ पेयर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इन विच जितनी चीजें भी मैंने बताई वो सारी चीजें लिख दीजिए कि इन विच अ पर्टिकुलर कंडक्टर हैविंग पॉजिटिव चार्ज Q1, अनदर चार्ज Q2, देन द नेट चार्ज विल बी, या कह सकते हैं कि पहले प्लेट पर द चार्ज इज Q, अनदर प्लेट पे जो चार्ज होता है माइनस Q होता है। और इस तरीके से कहा जाता है कि कैपेसिटर पे जो नेट चार्ज होता है वो Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। मतलब वो Q1 Q2 ना होकर एग्जैक्टली Q होता है, और जो पोटेंशियल होता है वो V1 माइनस V2 ना होकर V में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच का नेट पोटेंशियल होता है। ये सारी कहानी आपको डिटेल में लिखनी पड़ेगी कैपेसिटर के बारे में लिखते समय। अब हम बात करने जा रहे हैं
कैपेसिटेंस की। ठीक, आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है हमें, और आप इस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। आप आज देख रहे हैं पार्ट 8, पार्ट 7 तक आप होपफुली देख चुके होंगे सारी वीडियोस। जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप एक काम करिएगा, अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रहा था। आज की क्लास के बाद, जब आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तो आज की क्लास के बाद आपको हो सकता है कि मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा। केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर से आता है, कैप्स्टर टॉपिक से हर साल आता है। इस साल भी कैप्स्टर से क्वेश्चन आया और 99% बच्चों का वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। 99% बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। बहुत रेयरेस्ट कोई बच्चा है, मैं काफ़ी चेक कर रहा था, कोई रेयरेस्ट कोई बच्चा है जिसने मतलब नंबर जिसको मिला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अच्छा टिपिकल न्यूमेरिकल आता है कैप्स्टर से, तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस चैप्टर की क्वेश्चंस भेज दूंगा आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इस क्वेश्चन चैप्टर के क्वेश्चंस आप लोग वहां से करिएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं कैप्स्टर्स के बारे में। ठीक, हम मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, कंसीडर करिए हमारे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर की खासियत क्या है कि इस कंडक्टर के ऊपर हम अगर कोई चार्ज दें, आपको पता है एक्सेस चार्ज है ये ऑलरेडी जो कंडक्टर था वो न्यूट्रल था, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, इसलिए नेट चार्ज इसका 0 था। हमने क्या किया, बाहर से इसके ऊपर एक चार्ज दे दिया। जब हम चार्ज दे रहे हैं तो वहां पर प्रोसेस क्या हो रहा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। जब हम इसके ऊपर चार्ज दे रहे हैं, ठीक, तो ये चार्ज इसके ऊपर स्टोर होता जाता है, प्लस पॉजिटिव चार्ज है जैसे, ये चार्ज इसके ऊपर स्टोर होता चला जाएगा। हम और चार्ज बढ़ाएं और चार्ज स्टोर होता चला जाएगा, और चार्ज बढ़ाएं और चार्ज स्टोर होता जाएगा, और चार्ज बढ़ाएं और चार्ज स्टोर होता जाएगा। अब जब आप इसका चार्ज बढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप इसका चार्ज बढ़ा रहे हैं तो एक एक्सप्रेशन होता है V = K, मतलब 1/4 Q/R। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो अगर चार्ज आप बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल भी तो बढ़ा रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर आप चार्ज बढ़ा रहे हैं तो आप पोटेंशियल भी बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप चार्ज बढ़ा रहे हैं तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, साथ साथ में इस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ रहा है। और आपको मैंने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ द कंडक्टर पढ़ाया तो मैंने बताया था कि इनसाइड जो पोटेंशियल होता है वही सरफेस पे पोटेंशियल होता है। मतलब पूरे कंडक्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ द कंडक्टर का पॉइंट याद करिए, जो पोटेंशियल सरफेस का होता है वही पोटेंशियल इनसाइड भी होता है। तो अंदर का पोटेंशियल, सरफेस का पोटेंशियल, मतलब पूरा पोटेंशियल जो होता है इस चार्ज की वजह से बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल जो होगा साथ साथ में बढ़ता जाएगा। अब अगर इसको पानी की टंकी से रिलेट करें तो कैसे रिलेट करेंगे? जैसे आप पानी को इस टंकी में डालते जाएंगे, तो मैंने कहा था पोटेंशियल हाइट के तरीके से होता है। तो देखिए इसमें जो पानी की हाइट है वो बढ़ती जाती है। तो पानी की जो हाइट है उसको आप पोटेंशियल मान लीजिए, और जो आप पानी डाल रहे हैं उसको आप चार्ज मान लीजिए। तो जितना आप पानी डालेंगे उतना क्या होगा, हाइट जो होगी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक समय ऐसा आएगा जब आप पानी डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए, पानी यहां से लीक होना चालू हो जाएगा। पानी की टंकी देखा होगा ना, बहने लगती है पानी टंकी भरने के बाद, तो पानी की टंकी से पानी बाहर निकलना चालू हो जाता है। कब हुआ ये? जब पोटेंशियल जो है, मतलब हाइट जो है, पोटेंशियल जो है मतलब हाइट जो है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गई। मतलब उससे ज़्यादा और पोटेंशियल उस पर्टिकुलर टंकी का नहीं हो सकता। तो उस समय, प्लीज़ पॉइंट दिस इन माइंड, बहुत अच्छे तरीके से इसको दिमाग के अंदर रखिए। जब मैक्सिमम पोटेंशियल हो गया, पानी टंकी के लिए कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट हो गया, तो उस समय जो पानी है H2 है वो लीक होना चालू हो गया। क्या होना चालू हो गया? लीक होना चालू हो गया। इन द सेम वे, इन द सिमिलर वे, जब आपका चार्ज बढ़ता है तो साथ साथ में पोटेंशियल भी बढ़ता है। और पोटेंशियल बढ़ने की वजह से एक ऐसा समय आता है कि जब ये जो बॉडी का पोटेंशियल है वो एक मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच जाता है। और मैक्सिमम पोटेंशियल पहुंचने के बाद जब आप इस बॉडी पे चार्ज देते हो तो ये चार्ज क्या होता है? लीक हो जाता है। चार्ज क्या हो जाता है? वो लीक हो जाता है। बात मेरी समझ में आ गई या नहीं आ गई? होपफुली आ गई होगी। तो उसमें चार्ज लीक हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस बॉडी के ऊपर वो मैक्सिमम चार्ज स्टोर किया जा सकता है जिस समय ये पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाए, और जिस समय चार्ज लीक होना चालू हो जाए उसका मतलब उतना चार्ज आप स्टोर कर सकते थे। हम किसी क्षण मान लेते हैं कि हम उतना जो मैक्सिमम चार्ज है जिसको हम स्टोर कर सकते थे Q था, और उस समय का जो पोटेंशियल था वो V था। अब यहां पर सोचने वाली बात क्या है कि जैसे उस समय अगर आपने 900 लीटर पानी इसके अंदर स्टोर कर दिया और उसमें लीक होने लगा, इसका मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो 900 लीटर की है। ये बात पक्की हो गई? नहीं पक्की हो गई? अब अगर दोनों आपस में कनेक्टेड है तो मतलब कैपेसिटी 1800 लीटर की हो गई। तो इसी तरीके से हमारे इस कंडक्टर की भी एक कैपेसिटी होती है। ठीक, उस कंडक्टर की कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। प्लीज, कंडक्टर की उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। कि मतलब कैपेसिटेंस इज द मेजरमेंट
ऑफ द थिंग कि हाउ मच चार्ज कैन बी स्टोर्ड ऑन अ पर्टिकुलर कंडक्टर। कैपेसिटेंस इस चीज का मेजरमेंट है कि कितना चार्ज उस कंडक्टर पर स्टोर किया जा सकता है। अब एक बात तो यहां से 100% आपको समझ में आई होगी कि जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ा रहे थे वैसे वैसे पोटेंशियल आपकी बॉडी का बढ़ता जा रहा था। मतलब फॉर एनी कंडक्टर द चार्ज स्टोर्ड ऑन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। मतलब अगर आप चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। दिस इज वेरी सिमिलर। देखिए मैं कितना लिंकअप कर रहा हूं यहाँ पे, आप थोड़ा कोशिश करिए। मैं पानी की टंकी से लिंकअप कर रहा हूं, मैं साथ साथ में रेजिस्टेंस मतलब ओम्स लॉ से भी लिंकअप कर रहा हूं। ओम्स लॉ में आपने पढ़ा था कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, क्लास 10th ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस में पढ़ा था कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहां से क्या निकला था, यहां से निकला था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, याद करिए। यहां से इक्वल हट लगाया गया था और यहां पे कांस्टेंट लिया गया था रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई थी V/I। क्लास 10th हल्का सा याद करिए, याद आ जाएगा। ऐसे ही जब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया V के, मतलब चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के फॉर एनी कंडक्टर। ओम्स लॉ में करंट का फ्लो हो रहा था इसलिए वहां पे I है, यहां पे चार्ज रुका हुआ है इसलिए यहां पर Q है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, लेकिन जब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं C। तो हमारा इस प्रकार से जो इक्वेशन बन के आ गई वो आ गई Q = CV। अब पूछोगे यहाँ पे C क्या है, तो C यहाँ पर जैसे R था वैसे ही यहाँ पर C है। C को हम लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ पे R को कहा गया रेजिस्टेंस, वैसे यहाँ पे C को बोला जाएगा कैपेसिटेंस। Q/V, Q/V। अब एक बात बताइए, ये कैपेसिटेंस है, ये कंडक्टर की कैपेसिटी को बताता है, ठीक है। ये कैपेसिटेंस था और एक कंडक्टर की कैपेसिटी को बताता है, इसका नाम कैपेसिटेंस है। वे लिख लीजिएगा, वेयर C इज द कांस्टेंट नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडक्टर। अब C की अगर हम यूनिट की बात करें, C की अगर हम यूनिट की बात करें तो C की यूनिट क्या होगी, तो आंसर है C की जो यूनिट होगी वो होगी C। Q मतलब कूलाम, V मतलब बोल्ट, मतलब कूलाम बोल्ट इनवर्स, कूलाम बोल्ट इनवर्स। तो नोट इट डाउन प्लीज। देखिए एक मजेदार तरीके से आपने एक नई चीज सीख ली। जो इसकी यूनिट होती है कूलाम बोल्ट इनवर्स होती है, लेकिन इसकी जो SI यूनिट ली जाती है वो हमारी ली जाती है फैरेड। क्या ली जाती है, FARAD, फैरेड। स्मॉल f से लिखेंगे, इसको बोला जाता है फैरेड, या स्मॉल f से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। फैरेड होती है ये हमारी इसकी यूनिट, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट हो गई कैपेसिटेंस की। जिस तरीके से रेजिस्टेंस की यूनिट ओम थी, वैसे होती तो वोल्ट पर एम्पियर थी लेकिन ली क्या जाती थी ओम, OHM ओम। वैसे ही इसकी यूनिट जो ली गई वो हमारी क्या ली गई, फैरेड ली गई, FARAD। समझ गए, सिंबल इसका F ही होगा, इसके लिए कोई स्पेशल सिंबल नहीं है। तो आप लोगों ने इस तरीके से एक टॉपिक के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस जो है वो पानी की टंकी से जैसा है, अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, और अगर फिजिक्स में अगर आप देखें तो फिजिक्स में वो रेजिस्टेंस ऐसा है कुछ, जो इधर आपको मैंने समझा दिया। तो देखिए किस तरीके से आप नॉलेज को गेन कर रहे हैं। इस तरीके से पढ़ने से ये फायदा होता है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे ही आपको याद हुआ जा रहा है, आपको बाद में दोबारा इसको स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चलिए बच्चों, आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं इस टॉपिक को। अब एक बात बताइए, ये पानी की टंकी है हमारी, ये 900 लीटर की है। इसमें अगर पानी नहीं है तो हम आपसे अगर पूछें कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी तो आपका जवाब क्या होगा। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस पानी की टंकी में पानी नहीं है, हमने आपसे पूछा इसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। तो इसका अगर सही मतलब निकाला जाए तो क्या निकल के आया कि इस पानी की टंकी में कितना पानी आ सकता है। मैंने यही तो पूछा आपसे, इसकी कैपेसिटी कितनी है। अब दुकान पे खरीदने गए, आपने दुकान वाले से कहा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो इसका मतलब उसमें पानी थोड़ी भरा है, लेकिन फिर भी वो कहेगा 900 लीटर है। मतलब कहने का ये हुआ इसमें पानी है या नहीं है, तब भी कैपेसिटी हो सकती है। एकदम सिमिलर वे में हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके पास चार्ज है या नहीं, इसके पास वोल्टेज है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इसके पास एक कैपेसिटी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इसके पास एक कैपेसिटी होती है। मतलब कितना इस पे स्टोर किया जा सकता है, दिस इज कैपेसिटी। कितना स्टोर है ये कैपेसिटी नहीं है, कितना स्टोर किया जा सकता है ये उस कंडक्टर की कैपेसिटी कहलाती है। ट्राई टू गेट द मीनिंग, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो C होता है उसका फॉर्मूला भले ही Q/V हो, C का फॉर्मूला Q/V हो, लेकिन यहां पे 2 पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि C इज इंडिपेंडेंट ऑन
तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, सी इज इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज स्टोर्ड, कितना चार्ज वहां पर स्टोर्ड है इससे इंडिपेंडेंट होती है। एंड आल्सो सी इज इंडिपेंडेंट ऑन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, और इस बात से भी इंडिपेंडेंट होती है कि पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर कितना है। मतलब ना तो ये इस पर डिपेंडेंट होती है ना तो ये इसमें। अब देखिए ऐसे ही जो रेजिस्टेंस था वो ना तो पोटेंशियल पर डिपेंडेंट होता है ना ही करंट पर। किसी कोई कंडक्टर है उसका अगर रेजिस्टेंस आर है, ठीक, तो उसमें करंट फ्लो हो रही है नहीं फ्लो हो रही है, उसके अंदर रेजिस्टेंस है तो है, उसकी आदत है करंट को मतलब अपोज करेगा तो अपोज करेगा, उसमें करंट का फ्लो होना जरूरी नहीं है, उसकी आदत है वो, तो वो हमेशा उसके अंदर रहती है, हमेशा उसके अंदर रहती है। उसी प्रकार से जैसे कोई आदमी है उसके अंदर गुस्सा हमेशा रहती है, जब जरूरत पड़ती तो प्रकट कर देता है गुस्सा, हो तुरंत गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा रहती है, उसकी आदत है गुस्सा होना, तो उसके अंदर गुस्सा ऑलरेडी स्टोर्ड है, जरूरत पड़ेगी तो प्रकट कर देगा। वैसे ही यहाँ पर ये हालात हमारे सामने हैं। जैसे ही रेजिस्टेंस भी वोल्टेज और करंट पर डिपेंडेंट नहीं होता है, रेजिस्टेंस का एक अलग फार्मूला होता है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, याद होगा ये फार्मूला होता था। रेजिस्टेंस इन सब पे डिपेंडेंट होता था। क्लास 10 की अभी मैंने एक वीडियो बनाई, आपको अगर कोई दिक्कत है तो वहां भी जाके आप देख सकते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में जब मैंने आपसे बताया, ये आपके पढ़ने के लिए टॉपिक नहीं है, आपको नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए मैं बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस रो एल और ए, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? मटेरियल पे डिपेंडेंट है। लेंथ और एरिया मतलब कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंट है, अगर देखा जाए तो मतलब मटेरियल और कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंट होता है कुल मिलाकर रेजिस्टेंस। ऐसे ही हम आपको ऑलरेडी बता देते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है, एक तो किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक, और दूसरा उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है शेप एंड साइज से, एस एंड एस, शेप एंड साइज से मतलब उस कंडक्टर का शेप और साइज कैसा है, इस बात पर डिपेंडेंट होता है क्या चीज़, कैपेसिटेंस, और उस मटेरियल कैसा है इस बात पर डिपेंडेंट होता है उसका कैपेसिटेंस। समझ गए बच्चों आप लोग, नहीं समझ गए? तो ये हमारी स्टोरी है किसकी, एक कैपेसिटेंस की। आइए हम आप लोग एक काम करते हैं, एक कैपेसिटर पढ़ते हैं और कैपेसिटर पढ़ने के बाद देखते हैं कि उसकी कैपेसिटेंस की शेप और साइज किस तरीके से डिपेंडेंट होगी। तो एक कैपेसिटर आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, लिख लीजिएगा स्फेरिकल कैपेसिटर। हम लोग जैसे भी बॉडी लिए थे ना ऐसा जिगजैग, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक या ऐसे लिख लीजिए, हेडिंग डालिएगा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ये हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक, इसका कैपेसिटर निकालने जा रहे हैं। हमने मान लिया इसके ऊपर एक चार्ज दे दिया Q, ठीक, ये चार्ज इसके ऊपर बढ़िया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैंने आपको इसका एक डेरिवेशन नहीं कराया हुआ है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं था, लेकिन आपको भी यहाँ बता देता हूँ। जब किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर कोई भी चार्ज डाला जाता है तो इसके अंदर से लेकर बाहर तक मतलब इनसाइड एट एवरी पॉइंट, और इसके सरफेस पर एक पोटेंशियल आ जाता है। ये जो पोटेंशियल इसके सरफेस पे आता है, जैसे इसकी रेडियस कैपिटल R है, ठीक, तो ये जो पोटेंशियल आता है किसी भी पॉइंट पर, चाहे आप इसकी ऑन द सरफेस ना पढ़ाऊँ क्या, इसकी जो सरफेस है, इसकी सरफेस अंदर बाहर एट एवरी पॉइंट जो पोटेंशियल होता है उसका फार्मूला जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन द बॉडी अपॉन उसकी रेडियस। ये फार्मूला होता है पोटेंशियल का। तो इसी फार्मूले की मदद से अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैपेसिटेंस का फार्मूला निकालेंगे इस स्फेरिकल कंडक्टर का। तो हेडिंग आपने यहाँ पर डाल लीजिए स्फेरिकल कंडक्टर, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं V, Q को इधर ले आइए, तो V बाई क्यू इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर इसको आप पलट दीजिए तो हो जाएगा Q बाई V इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हो गया भाई। अब Q बाई V क्या होता है, हमने तो यही पढ़ा है कि C इक्वल्स टू होता है Q बाई V। बोलो होता नहीं होता? इसका मतलब ये फार्मूला हो गया कैपेसिटेंस का। तो इस स्फेरिकल कंडक्टर का देखिए कैपेसिटेंस का फार्मूला कितनी आसानी से निकल आया। अब मैंने जैसे आपसे कहा था कि जो C होता है वो ना तो Q पर डिपेंडेंट होता है ना ही V पर डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है मटेरियल पर, ठीक, और ये डिपेंडेंट होता है कॉन्फ़िगरेशन पर कि उसका कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप और साइज कैसा है। तो यहाँ जरा देखिए, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये हो गया मटेरियल,
ठीक। और रेडियस क्या है, रेडियस ये दिखा रही है कि वहां एक रेडियस है, मतलब उसका शेप स्फेरिकल है, और आर का जो वैल्यू होगी वो क्या दिखाएगी, साइज। तो यहाँ पर एस और एस मतलब शेप और साइज दोनों रिप्रेजेंट कर दिए गए। तो मटेरियल एंड कॉन्फ़िगरेशन दोनों इस फॉर्मूले में आ गए, मतलब ये फार्मूला स्फेरिकल कंडक्टर के लिए सही है। तो स्फेरिकल कंडक्टर का जो हमारा कैपेसिटेंस का फार्मूला आया वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया। ठीक, तो इस तरीके से आपने एक चीज निकाल ली। अब मैं आपको एक विचित्र चीज यहां पर पढ़ाना चाहता हूं, मैं आपको यह पढ़ाना चाहता हूं कि व्हाट इज 1 फैरेड। आपको यह पढ़ाना चाह रहा हूं व्हाट इज 1 फैरेड। अगर फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो 1 फैरेड क्या है, अगर इसकी डिफिनेशन नोट करना चाहते हैं तो व्हाट इज 1 फैरेड, तो यहां पर डिफिनेशन नोट कर लीजिए भाई, इसकी डिफिनेशन क्या होगी। तो आप ऐसा नोट कर सकते हैं कि 1 फैरेड इज द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर। 1 फैरेड is the capacitance of any conductor of 1 coulomb charge, या when 1 coulomb charge is stored on it per unit volt, per unit volt। ये इसकी डिफिनेशन हो गई। लेकिन हम चाह रहे हैं कि 1 फैरेड अगर हमको किसी कंडक्टर का कैपेसिटर बनाना है, जैसे होता नहीं कि जैसे हमको पानी की टंकी डिजाइन करनी है, तो भाई 900 लीटर पानी की टंकी अगर डिजाइन करनी है तो हमें पता है उसका साइज होगा इतना हो जाएगा। 10 लीटर पानी की टंकी बनानी तो उसका साइज इतना हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि 1 फैरेड कैपेसिटर अगर हमको बनाना है तो हम एक एस्टिमेशन करना चाहते हैं। जैसे हम लोगों को बचपन से ही ये पता है कि अगर हमसे कोई कहे कि बेटा ये देख के बताओ जरा 10 लीटर पानी आ जाएगा इसमें कि नहीं आ जाएगा, तो आप कहोगे हाँ आ जाना चाहिए। तो आपके दिमाग में एक एस्टिमेशन हमेशा सब बना हुआ है कि आप उसका साइज देखकर बता लेते हो कि इसके अंदर कितना पानी आ जाएगा, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो हम ये चाह रहे हैं आज कि आप लोग किसी कंडक्टर को भी देखकर ये चीज बता सको कि उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है। ये चीज आपको प्रैक्टिकली सिखाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग करने जा रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ साइज, एस्टिमेट करना चाह रहे हैं साइज ऑफ द कैपेसिटर, साइज ऑफ द कैपेसिटर एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, जिसमें 1 फैरेड कैपेसिटी हो। मतलब आई वांट टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द कैपेसिटर हैविंग 1 फैरेड कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। तो आइए भाई निकालते हैं। और वो जो कैपेसिटर लिया जाएगा वो स्फेरिकल लिया जाएगा। हमने माना कि हमने एक स्फेरिकल ले लिया, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के शेप का, अर्थ इज कंसिडर टू बी स्फेरिकल ना, तो अर्थ के शेप का हम ले लेते हैं। तो देखते हैं भाई, अर्थ की शेप का अगर कैपेसिटर होगा तो उसका फार्मूला तो स्फेरिकल कैपेसिटर का ही होगा, 4 पाई एप्सिलॉन आर। कहा गया कि जो सी है उसकी वैल्यू है 1 फैरेड, तो 1 लिख दिया यहां पर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/9 इंटू 9, क्योंकि भाई 1/4 9 इंटू 9 होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/9 हो जाएगा। ये हो जाएगी रेडियस। तो हम साइज निकालना चाह रहे हैं, तो साइज निकालने के लिए हम रेडियस निकाल लेंगे। तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻9, मतलब अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली ये 10 इंटू 10⁻10 है। अगर ये 9 इंटू 10 होता तो इतना ही तो होता, 9 इंटू 10⁻10 है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दिस इज 10⁻10 अप्रॉक्सीमेटली, मतलब जो रेडियस बनेगी वो 10⁻10 बनेगी। आपको असलियत बताऊं, जो हमारी अर्थ है उसकी रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है, जबकि यहाँ पे जो रेडियस आई है वो 10⁻10 में आई है। तो कौन सी ग्रेटर है, ये वाली ग्रेटर है। मतलब 1 फैरेड कैपेसिटर का कंडक्टर जो होगा वो अर्थ से कई ज्यादा गुना ज्यादा होगा, और कई ज्यादा गुना का मतलब लाखों गुना ज्यादा बड़ा साइज होगा। ये नहीं कि 1000 गुना हो गया बस हो गया, लाखों गुना ज्यादा बड़ा साइज होगा। तब कहीं 1 फैरेड कैपेसिटर का, 1 फैरेड कैपेसिटी का कैपेसिटर बन के तैयार होगा। मतलब 1 फैरेड कैपेसिटर इज वेरी लार्ज वैल्यू, वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। 1 फैरेड जो है ये बहुत बड़ी वैल्यू है कैपेसिटेंस की। ये बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि हाउ यू कैन से दैट 1 फैरेड इज अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। तो इन दिस वे यू कैन प्रूव दिस। अब दिखा दीजिए कि जो साइज बनेगा वो 10⁻10 मीटर के कंपैरिजन में बनेगा, जो कि अर्थ से भी कई गुना ज्यादा है। इसका मतलब अगर हमको 1 फैरेड कैपेसिटर चाहिए तो अर्थ से भी भारी कंडक्टर चाहिए हमारे पास, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हमारे पास अवेलेबल होना। इसलिए हमारे पास जो कैपेसिटर्स होते हैं वो 1 फैरेड का कभी नहीं हो सकता। अब आपको हम बताएं, आपकी बोलचाल की भाषा में कैपेसिटर को कंडेंसर कहा जाता है।
आपको नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। आपकी बोलचाल की भाषा में कैपेसिटर को कंडेंसर कहा जाता है। हमारे यहाँ गर्मी जैसे आती है तो हम लोग पंखों के कंडेंसर चेंज कर देते हैं। कंडेंसर चेंज करते हैं, उसका एक रीज़न होता है। कंडेंसर पंखों में क्या काम करता है और उसको चेंज करने से पंखे की स्पीड जो रोटेशन की है वो कैसे बढ़ जाती है, इसके बारे में आप सेल्फ स्टडी करेंगे और ज़रा मुझे बताएंगे। हमें आप बताएंगे कि किस तरीके से पंखे का कैपेसिटर या पंखे में कैपेसिटर का क्या काम होता है। जब आप इसका रीजन ढूंढेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कैपेसिटर वहाँ पर किस लिए यूज होता है, ठीक, उसका यूज क्या है पंखे में, और उसको चेंज कर देने से कैसे स्पीड बढ़ जाती है और वो समय के साथ खराब कैसे हो जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप जो हैं, ये आपका आज का होमवर्क है, ये आप आज जाकर इसको समझेंगे। आप इसको जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे टूल्स आपके पास हैं जिनके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ेंगे, फिर आप मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको सही सटीक जानकारी दूंगा इसकी। तो हमने बताया कि 1 फैरेड इज अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। तो अगर ये वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस इसको यूज क्यों किया जाता है, तो कहा जाता है ये इसकी एसआई यूनिट तो है, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकली यूज्ड यूनिट है वो ये नहीं है। तो प्रैक्टिकली यूज्ड यूनिट कौन सी है, तो प्रैक्टिकली यूज्ड यूनिट है माइक्रो फैरेड, म्यू एफ, मतलब 10⁻⁻⁶ फैरेड। पीको फैरेड सबसे ज्यादा यूज होती है, इसको हम पीएफ कहते हैं, पीको फैरेड। क्या बोलेंगे इसको, पीको फैरेड, याद रखेंगे। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 फैरेड। एक और यूज होती है नैनो फैरेड। तो नैनो फैरेड का मतलब हो जाता है 10⁻⁹। ये नैनो वो नहीं है, चलाओ ना नैनो से बांट दे, ये नैनो का मतलब है 10⁻⁹ फैरेड। तो सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकली यूज होती है वो ये होती है, बाकी तीनों होती हैं। हमारे घरों में जब आप एक मार्केट में जाइए, आपके घरों में कैपेसिटर का यूज फैन में होता है, ठीक, आपके घरों में कैपेसिटर का यूज होता है वो आपका जो एक वाटर पंप लगा होता है घरों में, सबमर्सिबल पंप हो या कोई भी पंप हो, उसका जो स्टार्टर होता है, उसका स्टार्टर कुछ और नहीं होता है, उसका स्टार्टर सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर होता है। उसके अंदर एक कैपेसिटर लगा देते हैं, बाकी उसको सजाने के लिए उसके अंदर एक अमीटर, उसके अंदर एक वोल्ट मीटर, उसके अंदर एक एमसीबी बॉक्स, ठीक, बहुत सारी चीज़ें लगा देते हैं, ठीक, तो वो भी कैपेसिटर होता है। इन जगहों पर उसका यूज होता है। तो अगर आपको कभी भी पंखे का कैपेसिटर या कहीं भी कैपेसिटर मिल जाए तो उसको जरा निकालें और निकालने के बाद देखें उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, पीको फैरेड में दी गई है कि माइक्रो फैरेड में दी गई है। और इस चीज को भी आपके होमवर्क में मैं देता हूं कि आपके घरों में कहीं पुराना जला कटा भरा हुआ कोई भी आपके पास कंडेंसर पड़ा हुआ मिल जाए, गोल सा होगा, कंडेंसर पड़ा हुआ मिल जाए, ठीक है, घरों में जो यूज होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, उसका शेप कुछ आपको ऐसे मिलेगा, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है, ऐसे होता है शेप, इसमें 2 तार ऐसे निकले हुए होते हैं, ऐसा यूज होता है। और इस पर बढ़िया प्रिंट होता है कि इतने माइक्रो फैरेड का या इतने पिको फैरेड का होता है, पूरा ऐसा प्रिंट होता है, ठीक, सेल के तरीके से होता है, यू कैन से सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस होता है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये स्फेरिकल है और ये सिंगल है, ये सिंगल बॉडी का है। अभी हमने आपको डबल बॉडी वाले पढ़ाना नहीं चालू किया, जबकि डिफिनेशन में मैंने आपको लिखा है कि इट इज अ पेयर ऑफ कंडक्टर। पेयर हो जाने से इनकी जो वैल्यू होती है कैपेसिटेंस की वो बढ़ जाती है। किस तरीके से बढ़ जाती है अभी उसको हमें पढ़ाना बाकी है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि 1 फैरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट और इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे यूनिट्स का यूज करते हैं। और फैन में और स्टार्टर में इसका यूज होता है, जिसके घर में भी फैन रिप्लेस किए गए होंगे उसको ये चीज़ देखने को मिली होगी। कई बार हमारे इलेक्ट्रीशियंस आ जाते हैं और फर्जी में पंखे में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, फिर भी हमारा चूना लगाकर चले जाते हैं और हमसे कह देते हैं कि इसका ये खराब था कैपेसिटर, और अच्छा खासा कैपेसिटर हमारा लेकर भी चले जाते हैं और एक दूसरा कैपेसिटर वहाँ पर लगा जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे तो आपके घर में जो ये करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है आपके घरों में ना, उसको आप रोक पाएंगे। ठीक है भाई, तो जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप प्रैक्टिकल भी होते जाइए। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, गलती से निकल गया मुझसे, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है और उसकी कैपेसिटी क्या होती है। याद रखें कि स्फेरिकल कैपेसिटर जो है उसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं है, आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि इसकी जो वैल्यू होती है वो काफ़ी लार्ज होती है, इसका यूज किया जा सकता है। कैमरा ब्लर बहुत हो जाता है रिकॉर्डिंग के समय, पता नहीं क्या गड़बड़ी है। सोचा चंदा वंदा लगा के मोबाइल फ़ोन अच्छा सा खरीद लूँ 2-4 लाख रुपए का, तो थोड़ा कैमरा रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाए। हाँ भैया, हम क्या बात कर रहे थे, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 पार्ट 8 में हम लोग कैपेसिटेंस की स्टडी कर रहे थे। और आज की क्लास अभी रुकने वाली नहीं है क्योंकि आज की क्लास अभी चलने वाली है थोड़ा और। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक अपना, जिसका नाम है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये भी गलती से हमारे मुंह से निकल गया था, तब यही पढ़ा देते हैं हम।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको नॉर्मली पीपीसी लिखा हुआ मिलता है, बोर्ड एग्जाम में भी लिख के आ जाता है कई बार कि 1 पीपीसी हैविंग दिस कैपेसिटी। तो पीपीसी का मतलब होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब यहां पर नाम से क्लियर है कि यहां पर स्फेरिकल नहीं है, यहां पर है प्लेट्स। डू यू नो द प्लेट्स? टिक टिक प्लेट्स जो आपने पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट्स, एक्स वाई जेड एक्सिस में प्लेट्स, वाई जेड एक्सिस में प्लेट्स, ये जो थिन प्लेट्स पड़ी है वही प्लेट्स हैं ये। पैरेलल प्लेट्स मतलब एक के बगल एक प्लेट, समझे नहीं समझे? और उनकी वजह से जब कैपेसिटर बन जाता है तो क्या होता है, तो आइए समझते हैं पूरी कहानी अपनी। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेट है, पहले इसकी हम पढ़ेंगे वो स्टोरी जिसमें हमने आपको बताया था कि एक के बगल एक कंडक्टर रख देने से कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये हमारी दोनों प्लेटें हो गई, ये एक के बगल एक रखी हुई है, मतलब ये ऐसे रखी हुई है, ऐसे एक के बगल एक रखी हुई है। हमने इसके ऊपर एक चार्ज दिया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर टक 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 बढ़िया सा स्टोर होता चला गया। टक 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 टक, ऐसे समझो कुछ ऐसे, इसके ऊपर सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस सरफेस पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यू कूलम का चार्ज आपने पॉजिटिव दे दिया, ठीक। तो इसकी जो दूसरी वाली सरफेस है, उसकी जो अंदर वाली सरफेस है, ये जो दूसरी सरफेस है, इसके जो अंदर वाला पार्ट है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें तो ऐसे देख लीजिए। जैसे हमारे पास ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, मैं इसका फ्रंट व्यू बना रहा हूँ, ये अंदर क्यों ऐसे हैं, अंदर क्यों ऐसे हैं। तो जब आपने इसके ऊपर एक चार्ज दिया क्यू, तो इस पूरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे आप देखिए। और इस पर जो अंदर वाली सरफेस है, इंडक्शन की वजह से इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस पर बाहर वाली सरफेस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहां पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है बनाया किस उद्देश्य से गया, आइए इसको पानी की टंकी से समझते हैं। सोच रहे होगे सर डायग्राम पर डायग्राम बनाते जा रहे, बता कुछ नहीं रहे, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो इसलिए ऐसा मैं कर रहा हूं। होता क्या है कि ये पानी की टंकी है, ठीक। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, ये पानी की टंकी है, इसमें 900 लीटर पानी है। मैंने कहा बेटा कुछ भी करो इसकी कैपेसिटी बढ़ा दो, कुछ भी करो इसकी कैपेसिटी बढ़ा दो। तो आप कहोगे सर इसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इसका शेप और साइज चेंज करना पड़ेगा, इसको फैलाना पड़ेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे। हम इसमें ज्यादा पानी डालने से इसकी कैपेसिटी बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि भाई इसका 900 लीटर की कैपेसिटी है, तो 900 लीटर पानी आएगा, उससे तो पानी डालोगे आएगा ही नहीं। तो वैसे ही जब हमारे पास एक कंडक्टर होता है, तो उस कंडक्टर के ऊपर हम एक पर्टिकुलर चार्ज डाल सकते हैं, लेकिन उससे तो चार्ज अगर डालना पड़े तो नहीं डाल सकते। लेकिन एक चीज यहां पे आई सामने कि C = Q/V होता है, इसी फॉर्मूले में सारी कहानी छुपी हुई थी। अगर हम किसी तरीके से, जैसे C की वैल्यू हमारी 20 है, ये 20 क्यों है? क्योंकि चार्ज की जो वैल्यू है ये है 40 और पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये 2 है। अगर हम किसी वजह से, किसी भी तरीके से अगर हम पोटेंशियल को घटा लें, पोटेंशियल मेरा 1 हो जाए, तो तुरंत इसकी वैल्यू 40 हो जाएगी। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए, वैसे तो चार्ज को कांस्टेंट रखना आसान काम नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल के साथ चार्ज तुरंत चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर हम चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए पोटेंशियल को डिक्रीज कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए पोटेंशियल को डिक्रीज कर लें, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बोलो भाई, आप कहोगे सर ये चीज प्रैक्टिकली समझाइए, आइए समझाते हैं। जहां पर चार्ज का मतलब क्या है, H2O, यहां पर पोटेंशियल का मतलब क्या है, हाइट, और कैपेसिटी का मतलब 900 लीटर। यहां पे भी देखिएगा, इसमें पानी की टंकी पूरी भर चुकी है, पानी की टंकी भर गई तो हाइट भी पूरी फुल हो गई। अगर हम किसी तरीके से पानी घटाए बिना, पानी मतलब H2O मतलब चार्ज, मतलब इसको कांस्टेंट रखें, मतलब इसको बहने ना दे बाहर, और किसी तरीके से अगर हम हाइट को कम कर लें, मतलब इस पानी भी ना घटे और हाइट भी कम हो जाए, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये बात पक्की। क्यों? क्योंकि जैसे हाइट कम होगी और पानी डाला जा सकता है। तो ये कैसे संभव होगा? तो इसके संभव करने का रीजन ये है कि आप बगल में टंकी जोड़ दीजिए, और जैसे आप बगल में टंकी जोड़ेंगे तुरंत इसका पानी इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो पानी आपका कहीं नहीं गया, पानी दोनों टंकियों में टोटल वही है। तो आपका H2O क्या हुआ,
कांस्टेंट रहा, और लेकिन जो लेवल है पानी का वो घट गया, इसलिए दोनों की कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई। आपकी तुरंत कैपेसिटी हो गई 1800 लीटर। एग्जैक्टली यही चीज यहां पर प्रैक्टिकली यूज की गई है। यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है कि किसी तरीके से चार्ज को कांस्टेंट रख दिया जाएगा और पोटेंशियल को घटाया जाएगा। जब पोटेंशियल को घटाया जाएगा तो चार्ज जो है वो और ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि भाई कहा जाता है कि पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाने पर चार्ज लीक होने लगता है। ये बात मैंने अभी समझाई थी। तो जब पोटेंशियल हमारा घट जाएगा तो पोटेंशियल मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं पहुंचा तो और चार्ज डाला जाएगा, जब तक डाला जाएगा जब तक वो मैक्सिमम वैल्यू पर फिर ना पहुंच जाए। तो हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हम पोटेंशियल को किसी तरीके से घटाएं। इस पोटेंशियल को घटाने के लिए ही हमने बगल में एक दूसरी प्लेट रखी हुई है। ये प्लेट मान लीजिए ए और इस प्लेट को मान लीजिए बी, ठीक। तो बगल में हमने जो दूसरी प्लेट रखी हुई है वो इसी वजह से रखी हुई है ताकि पोटेंशियल घटे। अब आप कहोगे सर दूसरी प्लेट रखने से पोटेंशियल कैसे घटेगा? तो दूसरी प्लेट रखने से पोटेंशियल कुछ इस तरीके से घटेगा, देखिएगा। भाई मान लेते हैं यहां पर एक चार्ज है Q1 और यहां पर एक चार्ज है माइनस का Q2। अगर केवल ये चार्ज होता Q1 तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं V1 होता, लेकिन अगर यहां पर एक चार्ज रख दिया जाए माइनस Q2 तो इस पॉइंट का पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा? तो आपका जवाब है घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि इसका एक पोटेंशियल यहां पर भी होगा जो कि नेगेटिव होगा, माइनस का V2। तो जो नेट पोटेंशियल वो घट जाएगा। जैसे इसका पोटेंशियल 5 था और इसका पोटेंशियल 3 आ गया तो नेट पोटेंशियल है वो 2 बचा। मतलब पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज लाने पर जो पोटेंशियल होता है वो घट जाता है। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट आपने पकड़ा। तो हम यही करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर प्लस Q चार्ज आ गया और जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे अर्थ से कनेक्टेड। कैपेसिटर में एक वायर जो होता है वो अर्थिंग वायर होता है, इसको कर देंगे हम अर्थ से कनेक्टेड। इसके बीच में, प्लेटों के बीच में अभी एयर है, ध्यान रखेंगे। अभी प्लेटों के बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ एयर है। हमारे जो प्रैक्टिकली यूज्ड कैपेसिटर होते हैं उनके प्लेटों के बीच में एयर नहीं होती है, ठीक है। उनके प्लेटों में दमदार चीज होती है। वो क्या होती है अभी आपको बढ़ाएंगे समय आने पर, उसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसीलिए मैंने इसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए उसको बहुत कुछ पढ़ाया था, पूरा एक लेक्चर उस पर तैयार किया मैंने, इसके प्लेटों के बीच में रखा क्या जाएगा। अभी तो इनके प्लेट के बीच एयर रखी गई। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये अर्थिंग का सिंबल है, ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो जब इसको आप अर्थिंग से कनेक्ट कर रहे हो तो अर्थिंग का मतलब होता है आप इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दे रहे हो, अर्थ से कनेक्ट कर दे रहे हो। तो अर्थ के बारे में ये कहा जाता है कि अर्थ से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसको सारे चार्ज, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, इन सबको न्यूट्रल कर देगा। या आप इसको दूसरी भाषा में कह सकते हो कि सारा पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो अर्थ को चला जाएगा। जब सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ को चला जाएगा तो हमारी बात सुनिएगा, इस पूरी प्लेट पर चार्ज क्या होगा, ये जो चार्ज इधर इंड्यूस हुआ था ये यहाँ से हटकर इस पूरी प्लेट पर फैल जाएगा। मतलब इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब जो हमारी दूसरी वाली प्लेट है, बहुत ध्यान सुनिएगा, जो दूसरी वाली प्लेट है वो पूरी तरीके से नेगेटिव चार्ज हो जाएगी अगर हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। और इस पर उतना ही चार्ज आएगा जितना कि इस पर, मतलब माइनस का क्यों आएगा। इसीलिए मैंने कहा था ये पेयर ऑफ कंडक्टर्स होता है और एक पर क्यू चार्ज है तो एक पर माइनस क्यू। तो तुमने दिया तो क्यू ही है ना, इसलिए कहा जाता है कि जो इस पे जो नेट कैपेसिटर होता है क्यू होता है। अब यहाँ हुआ क्या, यहाँ कैपेसिटी बढ़ी कैसे, तो अब देखिए एक पर पॉजिटिव आ गया, एक पर नेगेटिव आ गया। तो बीच में अगर पहले पोटेंशियल V1 था तो अब यहाँ पर V1 माइनस V2 पोटेंशियल आ जाएगा जो कि V1 से लेस होगा। V1 माइनस V2 इज लेस देन V1, मतलब जो पहले पोटेंशियल था उससे ये कम हो गया। जब पोटेंशियल घट गया तो पोटेंशियल घटने की वजह से अब नाउ मोर चार्ज कैन बी एडेड, मतलब पोटेंशियल घटा जिसकी वजह से अब और चार्ज बढ़ाया जा सकता है। जब चार्ज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस तरीके से इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनके तैयार होता है। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये जो प्लेट है इसका एक एरिया होता है, ठीक। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम सेपरेशन कहते हैं और ये हमारा एरिया कहलाता है। ये एरिया और ये डी दोनों मिलकर शेप एंड साइज होते हैं। ये एरिया और ये डी दोनों मिलकर शेप एंड साइज डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्लेटें होती हैं, इनके बीच में हम एयर कंसीडर किए हुए हैं। वैसे इनके बीच में एयर संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि दोनों क्लोजली स्पेस्ड होती हैं और पॉजिटिव नेगेटिव बीच में अगर कुछ नहीं रखा जाएगा, बीच में एयर होगी तो ऐसे आके चिपक जाएंगे। इसलिए इसके बीच में कुछ होता है, समय आने पर हम आपको भी बताएंगे क्या होता है। तो इस तरीके से हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन के आ गया जिसमें सामान्य से ज्यादा, मतलब मोर देन नॉर्मल कैपेसिटी का ये कंडक्टर पेयर ऑफ कंडक्टर बनाने की वजह से
जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा का कैपेसिटेंस बन के तैयार हो गया, ज़्यादा कैपेसिटी स्टोर कर गया, जैसे हम पानी की टंकी के साथ एक रखते थे, एकदम वैसे ही है। अब हम ये निकालना चाह रहे हैं कि इस कैपेसिटेंस की कैपेसिटी कितनी होगी। बहुत ही लाजवाब तरीके से आप इस चीज को पढ़ रहे हैं बेटा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास कैपेसिटर बन के आया, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो इसकी कैपेसिटी निकालना बड़ा आसान काम है, कोई कठिन काम नहीं है। आइए निकालते हैं। तो आपका टॉपिक हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ या कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका कैपेसिटर निकालना है। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E। आपने दो प्लेटों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला याद होगा। दो प्लेटों की वजह से, एक पर पॉजिटिव प्लेट दूसरे पर नेगेटिव प्लेट अगर हो, याद करिए गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है। दो प्लेटें अगल बगल रखी हो, एक पे पॉजिटिव चार्ज हो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज हो, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पहले मैं निकाल के रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, फिर मैंने सेकंड चैप्टर में इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाते समय इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पढ़ाया है। तो पोटेंशियल पे जब मैं आ जाऊंगा तो पोटेंशियल से मैं कैपेसिटेंस पे आ जाऊंगा। तो मेरा काम क्या है, मेरा काम है आज गॉस थ्योरम की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला नोट करना। फिर मैंने आपको जो पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाया था, वहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल पे चला जाऊंगा और फिर पोटेंशियल से मैं कैपेसिटेंस पे आ जाऊंगा, और इस तरीके से हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकल आएगा। और जब ये निकले तो दो बातों का ध्यान रखना है कि इसमें केवल दो ही चीजें होनी चाहिए, एक नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होनी चाहिए, और दूसरा होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब एरिया और इसके बीच की सेपरेशन। केवल दो चीजें होनी चाहिए, नेचर और एरिया एंड सेपरेशन, इसके सिवा कोई तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। तो चलिए करते हैं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पर बिटवीन द प्लेट्स या इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर या बिटवीन द पीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कितना होगा, उसका जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की वजह से होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेटों की वजह से हो जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप कैलकुलेट करेंगे बिटवीन द प्लेट्स, अगर आप बाहर कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अगर आप यहां कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसीलिए कैपेसिटर के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, बीच में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। बट अगर एक चीज ध्यान से देखी जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों प्लेटों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमने पहले सेलेक्ट कर रखा है V, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है D। तो E = आ गया V/D, और सिग्मा इक्वल अगर देखा जाए तो सिग्मा इक्वल होता है Q/A। तो इन सारी चीज़ों की वैल्यू हम ले जाकर यहाँ रखेंगे, और तो E की जगह पे हम लिख सकते हैं V/D, और सिग्मा की जगह पे लिख सकते हैं हम Q/A। अगर हम Q को इधर ले आए, कुछ गड़बड़ हुआ भाई, हाँ इस एप्सिलॉन नॉट छूट गया है, ये देखिए। तो अगर हम Q को इधर ले आए तो इसे लिख सकते हैं हम लोग Q/V/Q = D/A एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको हम उलट दें, जैसे भी मंगवाओ इसको उलट दो, Q/V हो गया, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो Q/V क्या होता है, यही फार्मूला है कैपेसिटेंस का। तो C = फार्मूला आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का, C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट नेचर है, मटेरियल है, ठीक, और एरिया और डिस्टेंस क्या है, ये है शेप एंड साइज। तो इस तरीके से आपने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाल लिया, जो कि आपकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी कि वो शेप और साइज और मटेरियल पर डिपेंडेंट करता है, उस पर भी डिपेंडेंट करता है। तो ये फार्मूला किसके इक्विवेलेंट है, ये फार्मूला इक्विवेलेंट है R = ρl/A के। सीटी कुछ ज्यादा ही मार रहा है, पता नहीं किसको देख के मार रहा है। R = ρl/A के इक्विवेलेंट है ये हमारा फार्मूला। अब यहाँ से काम करिए, इसको नोट करिए, फिर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हम लोग करते हैं। आप लोग जब लेक्चर देखा करिए तो आराम से पॉज कर करके देखा करिए, नोट्स बनाते हुए चला करिए, एक एक चीज़ देखते हुए नोट करते हुए चला करिए। हम क्योंकि लाइव फिजिकल लेक्चर तो पढ़ा नहीं रहे कि आपको हम समय दें नोट करने का, हमको पता है आप वीडियो पॉज कर देंगे और आप नोट कर लेंगे, इसलिए हम रुकते नहीं हैं, हम चलते रहते हैं। नहीं तो अगर आप फिजिकल क्लासेस में होते
तो ये जो टॉपिक आपका 45 से 50 मिनट पे कंप्लीट होता है, ये टॉपिक 2 घंटे में कंप्लीट होता है, क्योंकि वहां पे आपको लिखने का समय दिया जाता है। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D फॉर्मूला आ गया। और इस फॉर्मूले से अगर आप देखें तो 2-3 पॉइंट हमें नोट करना है, क्या कि कैपेसिटेंस बढ़ जाता है अगर एरिया बढ़ाया जाए तो। ठीक, पहला पॉइंट, मतलब अगर प्लेट का एरिया काफी बड़ा होगा, मतलब साइज काफी बड़ा होगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक, इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे एप्सिलॉन नॉट की। डी अगर हमारा ज्यादा हो गया, मतलब प्लेटों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा जो कैपेसिटेंस होगा वो घट जाएगा। मतलब अच्छी वैल्यूज के लिए हमें क्या चाहिए, सेम कैपेसिटेंस अगर आपको ज्यादा चाहिए तो इसके लिए आपको एरिया ज्यादा होना चाहिए और डी जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। ये आपके लिए जानना जरूरी था। तो इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ाने से ये बढ़ता है, इसको घटाने से घटता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया कैपेसिटेंस का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का। अभी आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। होमवर्क ये दे रहा हूँ कि आज आपको जाना है और निकालना है 1 फैरेड, जैसे हमने अभी निकाला था स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। 1 फैरेड कैपेसिटर चाहिए पीपीसी हमें, और उनके प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। मतलब उनके प्लेटों के बीच की डिस्टेंस हमने 1 सेंटीमीटर रखी हुई है, तो उसका एरिया कितना होगा, मतलब कितना बड़ा साइज हो जाएगा उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये हमें आप निकाल के आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप सभी लोग हमें आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां आपको सही लगे वहां पे आप ये हमें आंसर दे सकते हैं। दिस इज योर होमवर्क। तो आज हमने आपको कई होमवर्क दिए हैं, आप उस होमवर्क को करिए और लेट मी नो कि आपने आंसर निकाला है निकाला। ये एरिया आप मुझे निकाल के बताएंगे और आप खुद अपने दिमाग में सोचेंगे कि इतना बड़ा साइज होना चाहिए। वाह, ठीक। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप वही रखेंगे जो होती है 8.85। ठीक, तो वही आप रख देंगे और सॉल्व करके हमें आंसर बताएंगे। तो आज तक की क्लास यहीं पर। कल हम आपको क्लास में बताएंगे कि इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या भरा जाएगा और उन दोनों प्लेटों के बीच में जो भरा जाएगा, ठीक, उसके क्या क्या फायदे होंगे, उससे भरने से क्या क्या चीजें हमको फायदे होंगे। तो आपको हम बता देते हैं, उससे फायदे होते हैं 3। पहला फायदा, दूसरा फायदा और तीसरा फायदा। इस चीज की कंप्लीट जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखना ना भूलें अगला पार्ट 9 ऑफ दिस चैप्टर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहिए। कोई समस्या है तो व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी दूसरे माध्यम से आप हमसे संपर्क करिए। हमने आपको बताया है कि आप हमसे अब फोन कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमने जिस भी दिन आपको जो क्वेश्चन पूछना है उस दिन आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं कि सर आपको हम कब कॉल करें। हम आपको कॉल का एक टाइम बता देते हैं और उस टाइम मुझे कॉल के माध्यम से आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें बच्चों। जय हिंद।